हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र के यूनिट नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कन्वेक्शन। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ हमारे सिलेबस के बारे में कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। चैप्टर 1 था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। और हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट डेरिवेशन किस तरह से होता है आपके कंडक्शन के कोएफिशिएंट का, कन्वेक्शन के कोएफिशिएंट का। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 था कंडक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ थियरीज पढ़ी थी, जो कि काफ़ी आईएमपी है, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी यूजफुल है। कहीं पर भी आप रिसर्च वर्क में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को यूजफुल होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जीटीयू के अंदर उस चैप्टर का एटलीस्ट 21 to 24 मार्क्स का वेटेज भी था, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को करना था। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 कन्वेक्शन। ये चैप्टर भी जीटीयू सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसके अंदर से आप लोगों को एटलीस्ट 14 to 18 मार्क्स, 2 थियरी एक एग्जाम्पल, ठीक है, या तो फिर एक थियरी 2 एग्जाम्पल, 110% आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 7 मार्क्स जो हमारे जीटीयू के पेपर सिलेबस पेपर का फॉर्मेट है, उसके हिसाब से इसके अंदर से 3 मार्क्स में भी सवाल आ सकता है, 4 मार्क्स में भी सवाल आ सकता है, 7 मार्क्स में भी सवाल आ सकता है। एग्जाम्पल 4 मार्क्स में या 7 मार्क्स में 110% आप लोगों को मिलेंगे। चैप्टर का वेटेज आप लोगों को 14 to 18 मार्क्स है। चैप्टर का कंटेंट जो है वो 50% कंटेंट तो आप लोग ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोगों ने बकिंगहाम पाई थ्योरम पढ़ी थी। वो बकिंगहाम पाई थ्योरम की मेथड हम लोग कन्वेक्शन चैप्टर के अंदर फॉलो करेंगे। 2 थियरी पढ़ेंगे हम लोग उसके बेस पर, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, और वो 2 इक्वेशन वाली थियरी में से कोई एक थियरी 110% चांसेस है कि जीटीयू के एग्जाम में आए। उसी थियरी के बेस ऊपर आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल या तो आपको 4 मार्क्स में पूछा जाएगा या तो फिर 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। थियरी अगर याद है, बकिंगहाम पाई थ्योरम के आपको स्टेप्स अगर याद है, तो आप इजीली एग्जाम्पल कर पाओगे, जिसके अंदर कोई डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट, तभी कन्वेक्शन क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन किस लॉ के ऊपर है। जैसे कंडक्शन मैंने आप लोगों को समझाया था, तो कंडक्शन का लॉ था फोरियर्स लॉ ऑफ इक्वेशन। मैंने आप लोगों को मेरे पहले लेक्चर में भी बताया था, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि कंडक्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लोग फोरियर लॉ को फॉलो करते हैं। उसी तरह से अगर आपको कन्वेक्शन डिफाइन करना है तो आपको एक नया लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो मैं भी समझाने वाला हूँ। लेक्चर में मैंने पहले भी समझाया था, मैं फिर से ही समझाऊंगा। इसके अलावा हम लोग जो थियरी पढ़ेंगे वो थियरी आएगी बाउंड्री लेयर कंडीशंस के बेस पर, जिसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशंस। हम लोग पढ़ेंगे थर्मल बाउंड्री कंडीशंस। ऐसी नंबर ऑफ थियरीज पढ़ेंगे जो कि 4 मार्क्स या 7 मार्क्स के वेटेज में आने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 कन्वेक्शन चैप्टर। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर 3 है, सीसीआर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को ये बोला था दैट द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस इन सेम मटेरियल, इन होमोजेनियस मटेरियल फ्रॉम मोलेक्यूल टू मोलेक्यूल बिकॉज ऑफ द मोलेकुलर वाइब्रेशन। कि जैसे कि ये मान लो मेटल रॉड है, आयरन का कोई रॉड है, ठीक है, इसको अगर आप राइट साइड से हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो आफ्टर सम टाइम द लेफ्ट पोर्शन ऑफ योर आयरन रॉड विल आल्सो गेट एन हीट एनर्जी। ये पोर्शन भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम रोड के जो भी मोलेक्यूल्स है, ये मोलेक्यूल्स हीट ट्रांसफर करेंगे आपकी टोटल आयरन रॉड के अंदर, जो मोलेकुलर वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसकी वजह से। इन शॉर्ट, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही थी, इसका डायरेक्शन आपका मोलेकुलर टू मोलेकुलर वाइब्रेशन हो रहा है। मटेरियल एक है, सॉलिड है, सो सिर्फ सॉलिड। सेम चीज अगर लिक्विड है, गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी मिक्स करो, फेज यहां पर ध्यान दो। कंडक्शन के अंदर मैंने आपको बोला था कि फेज विल बी सेम। सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा। जैसे ठंडे पानी के अंदर गर्म पानी को मिक्स करो, वो आपका क्या होगा? फेज सेम है। हीट ट्रांसफर कहां हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है वाटर मोलेक्यूल टू वाटर मोलेक्यूल, मतलब हॉट वाटर मोलेक्यूल टू कोल्ड वाटर मोलेक्यूल। गर्म हवा के साथ में ठंडी हवा को मिक्स करो, मतलब कि एनक्लोज्ड एरिया, मतलब कि एक रूम है, ओपन एयर था, उसको हम लोगों ने चारों तरफ से बंद कर दिया और एसी को स्टार्ट करते हैं।
ऐसा तो है नहीं ऐसी चालू किया तुरंत आपका रूम ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इट विल टेक सम टाइम। तो क्या हो रहा है कि रूम की जो गर्म हवा थी वो गर्म हवा ने आपकी एयर कंडीशनिंग एयर के साथ में हीट ट्रांसफर की। फेस फिर से सेम है, वो कंडक्शन प्रोसेस है, लेकिन कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस, it is the mode of heat transfer in which heat transfer will take place for two different phases of the material, two different phases of the material, because of the density difference, because of the density difference and the temperature difference। डेंसिटी डिफरेंस क्यों, मैंने आपको पहले बोला डेफिनेशन में आपको क्लियर बोला, द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फॉर टू डिफरेंट फेजेस ऑफ द मटेरियल। टू डिफरेंट फेजेस है, डिफरेंट फेज है मतलब एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, एक लिक्विड है एक गैस होगा, एक गैस है और एक सॉलिड होगा, दो डिफरेंट फेज हो गए। डेफिनेटली अगर डिफरेंट फेज है तो आप लोगों की थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, सामने आप लोगों का डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी चलो यहाँ पर हमारे लिए कोई काम नहीं, उसको साइड में कर देते, क्यों, क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस नहीं हो रही है तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। बात यहाँ पर आएगी फेस की और उसके डेंसिटी की। फॉर एग्जांपल यही आयरन रॉड ले लो, इसको आपने गर्म कर दिया, स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, द टेम्परेचर ऑफ दिस मेटल रॉड इज लेट्स से 85 डिग्री सेल्सियस। ये 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला आयरन का रॉड जब 25 या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर मर्ज किया जाता है, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, the temperature of the metal rod is 85 degrees Celsius, the temperature of the water is 30 degrees Celsius, there is a vast difference between these two, temperature difference बहुत बड़ा है, 85-30। second thing, the density of the metal rod is different, it is too high, the density of the water is too low with compared to this material। क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस भी क्रिएट होगा। ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से, ये टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है, that heat transfer is known as the convection process। ठीक है, समझ में आ गया। कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर होगी दो डिफरेंट फेज के अंदर, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस तो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। हीट ट्रांसफर के लिए जनरली ये बोलते हैं कि भाई एनर्जी ट्रांसफर कर दी मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट ओनली, टेम्परेचर डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तभी वो हीट ट्रांसफर करेगा। बेस्ट एग्जांपल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जो मर्क्यूरी लेवल आपका अपर लेवल पर जाता है, मर्क्यूरी जब आपका हायर लेवल पर जाता है, वो क्या है, वो यही है कि हमारी बॉडी का जो हायर टेम्परेचर वाला पोर्शन है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है आपके थर्मोमीटर के लिम्ब के ऊपर, वो लिम्ब हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है मर्क्यूरी के अंदर, और जितनी एनर्जी मर्क्यूरी को मिलेगी इट विल गो राइज अप टू दैट लेवल, वो उस लेवल तक हाई जाएगा। यहां पर भी आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे मिले, दो मिल गए, ठीक है। मर्क्यूरी लिक्विड है, मर्क्यूरी को हीट ट्रांसफर हो रहा है, और हमारी बॉडी सॉलिड है, ठीक है, तो वो भी कन्वेक्शन प्रोसेस है, इसको कंडक्शन समझ के मत चलना। तो फिर कन्वेक्शन की डेफिनेशन होगी, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द टू डिफरेंट फेसेस व्हेन देयर इज अ बिग डेंसिटी डिफरेंस एंड द टेम्परेचर डिफरेंस। डेफिनेशन के बाद में इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कन्वेक्शन जो आप लोगों को 3 मार्क्स में आ सकता है, जैसे कि फूरियर लॉ मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल इसी तरह से याद रखना। अगर कंडक्शन पूछ रहे हैं तो फूरियर लॉ को ही फॉलो करना, याद रखना है। और कन्वेक्शन की बात आ रही है तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आपको यही लॉ फॉलो करना है, मिक्सअप मत कर देना, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होगा, मैं फार्मूला के बेस पर समझाता हूँ। ये है हमारा फार्मूला, दैट Q is directly proportional to surface area to the temperature difference, मतलब Ts minus T infinite, T infinite लो या TA लो, मैंने लास्ट लेक्चर्स में TA लिया था, आप TA लोगे तो भी चलेगा। TA मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर या हमारे दूसरी बॉडी का टेम्परेचर जो आपको हीट ट्रांसफर दे रहा है उसके रिस्पेक्ट। Q is directly proportional to AS Ts minus T infinite। मैं डेफिनेशन बनाता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डेफिनेशन कैसे बनेगी, फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन अपने आप बनेगी। Q मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, फिर रिपीट कर देता हूँ, Q का मतलब सिर्फ हीट ट्रांसफर कंसीडर करके मत चलना, हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों, बिकॉज वी हैव टू रीच अप टू द लेवल ऑफ द स्टेडी स्टेट कंडीशन।
आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन तक जाना है। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मीनिंग होता है एक स्टेबल मोमेंट, ऐसी मोमेंट कि जब ना तो आपका टेम्परेचर राइज होने वाला है ना आपका टेम्परेचर फॉल होने वाला है, डाउन होने वाला है। आपको स्टेबल कंडीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया था आयरन रॉड का, टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस आ गया, बात खत्म हो गई। ना अब इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है ना इसका टेम्परेचर अभी कम होने वाला है, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी। ठीक है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेफिनेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड टू द टेम्परेचर डिफरेंस। फिर से एक बार, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस आपको दो फेज के लिए मिलने वाला है, ये वो हम लोग कंसीडर करें। कंडक्शन में ऐसा था कि हम लोग सिंगल मटेरियल के लिए ले रहे थे, इनिशियल एंड फाइनल। यहाँ पर क्या होगा, दो डिफरेंट मटेरियल के लेंगे, हॉट मटेरियल का टेम्परेचर और कोल्ड मटेरियल का टेम्परेचर, तो ये वहां पर हो जाएगा। फिर से एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डेफिनेशन, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल या कि सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड टू द, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू मटेरियल। कोई भी इक्वेशन प्रोपोर्शनलिटी में कभी सॉल्व नहीं की जाती है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इक्वल टू आएगा, सामने मिलेगा एक कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज स्मॉल h। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्शन प्रोसेस में हमारा कोएफिशिएंट था थर्मल कंडक्टिविटी, दैट वाज डिनोटेड बाय स्मॉल a। यहां पर आप लोगों के लिए है स्मॉल h, मतलब स्मॉल h का मतलब ये चार नाम। स्मॉल h को आप कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बोल सकते हो। स्मॉल h का दूसरा नाम आप फिल्म कोएफिशिएंट बोल सकते हो, तीसरा नाम सरफेस कंडक्टेंस बोल सकते हो, चौथा नाम फिल्म कंडक्टेंस बोल सकते हो। कंडक्टेंस आ रहा है, थर्मल कंडक्टेंस मैंने समझाया था, उसी तरह से ये कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस के साथ में जो सॉलिड मटेरियल होगा डेफिनेटली व्हाइल ट्रांसफरिंग द हीट, बट सॉलिड मटेरियल के अंदर मोलेकुलर हीट ट्रांसफर होगा ही, वो भी हीट लॉस करेगा, इसीलिए इस H को कंडक्टेंस बोला गया है, ये ध्यान रखना। स्मॉल h इज नोन एज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, फिल्म कोएफिशिएंट, सरफेस कंडक्टेंस या फिर फिल्म कंडक्टेंस। पैरामीटर समझते हैं। Q इट इज द हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, मतलब कि जूल पर सेकंड या वॉट भी लिख सकते हो। H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इसका यूनिट डेरिवेशन का लेक्चर मैंने आपको बताया था, यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने यूनिट डेरिवेशन बता दिए थे। AS सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप कुछ भी ले सकते हो, इट शुड बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को ऐसा यूनिट फॉलो करना है। AS के बाद में टेम्परेचर डिफरेंस Ts - T इनफाइनाइट, Ts विल बी योर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। क्यों? कन्वेक्शन प्रोसेस है, मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया, द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस बिटवीन द two material, two different phases. First one is solid, second one is fluid. If there is solid, temperature difference, temperature आएगा या डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, T इनफाइनाइट आएगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन। फ्लूइड T इनफाइनाइट, जिसको हम लोग TA भी बोलते थे हमारे लास्ट लेक्चर तक, T इनफाइनाइट, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। अभी फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? जनरली फ्लूइड का मीनिंग लिक्विड के बेस पर गिना जाता है, लेकिन फ्लूइड का ये मीनिंग नहीं है। द मीनिंग ऑफ द फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी फ्लो होने की टेंडेंसी, उसको फ्लूइड बोला जाता है। तो टी इनफाइनाइट, हमारे लास्ट लेक्चर जब मैं टीए लेता था तो आप लोग टीए भी ले सकते हो, टीए या फिर टी इनफाइनाइट, जिसको बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, मतलब द टेम्परेचर डिफरेंस Ts - T इनफाइनाइट, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। H के नाम देख लीजिए, H के डिफरेंट नाम है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के नाम और यूनिट, द यूनिट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये चीज भी मैंने मेरे लेक्चर में आप लोगों को डेरिवेशन करके दिखा दी थी। हमारा ये जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सबसे पहले रफनेस और क्लीननेस। सरफेस के अंदर रफनेस है, दो फिक्स दो कंडीशन है, एक रफ सरफेस है और एक क्लीन सरफेस है। क्लीन सरफेस मतलब कि स्मूथ सरफेस।
अगर सरफेस के ऊपर रफनेस है इसका मतलब ये कि सरफेस के ऊपर आप लोगों को इंप्योरिटीज मिलने के चांसेस होंगे। मैंने पहले लेक्चर में आपको थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है जो आप लोगों के हीट ट्रांसफर को प्रॉपर ना होने दे। सिंपल रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, रुकावट पैदा करना। ये वो चीज है रफनेस, इसीलिए यहाँ पर एच डिपेंड करेगा रफनेस के ऊपर। सामने अगर आप लोगों के पास में स्मूथ सरफेस है, इंप्योरिटीज नहीं है, क्लीन सरफेस है, डेफिनेटली आप लोगों का हीट ट्रांसफर स्मूथली होगा। सेकंड वन, जियोमेट्री ऑफ द सरफेस। क्या जियोमेट्री है? प्लेट है, ट्यूब है, पाइप है, सर्कल है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जियोमेट्री, क्या जियोमेट्री आपको दी गई है उसके बेस पर भी आपका एच डिपेंड करता है। नेक्स्ट, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी, फिर आप लोग बोल सकते हो विस्कोसिटी, फिर हम लोग बोल सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, मतलब कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। फ्लूइड की प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्लूइड के लिए अलग अलग है। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ऑयल एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या अलग अलग मशीनरीज के लिए अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे टू व्हीलर्स के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं वो 20 वॉट यानी कि 20 W40 के ग्रेड का है। लेकिन सामने जब यही चीज मशीनरीज के अंदर यूज हो रही है, हैवी मशीनरीज, क्रेन्स है, ठीक है, जेसीबी मशीन है, जब वहां पर आपके ऑयल का यूज हो रहा है तो वहां पर डेंसिटी विल बी मच हायर बट कंपेयर टू योर नॉर्मल आईसी इंजन। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका फ्लूइड चेंज हुआ, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली आपके कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू में चेंज आएगा, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी चेंज हुई, वहीं पर आपकी विस्कोसिटी चेंज हुई, क्योंकि विस्कोसिटी डेंसिटी से रिलेटेड है। विस्कोसिटी का मीनिंग शायद पता हो, फिर से मैं बता दूं। विस्कोसिटी का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। एक सिंपल वन वर्ड में अगर आपको विस्कोसिटी की डेफिनेशन देनी है तो आप ये दे सकते हो, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टिंग फोर्स लगता है लेयर के ऊपर, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। पानी के लिए विस्कोसिटी कम है, ऑयल के लिए विस्कोसिटी ज्यादा है, लेकिन ऑयल का विस्कोसिटी डिपेंड करता है उसके ग्रेड के ऊपर। जितना ज्यादा हैवी डेंसिटी वाला ऑयल होगा उतनी ही ज्यादा आप लोगों को विस्कोसिटी मिलेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्थ वन इज नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो मतलब आप लोगों को फ्लूइड फ्लो आप लोग पढ़ चुके हो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो है मतलब आप लोगों को शांत एक सिंपल फ्लूइड पार्टिकल्स इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग्स में मिलेंगे, तो डेफिनेटली यहां पर हीट ट्रांसफर रेट अलग होगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो है तो आप लोगों के फ्लूइड पार्टिकल्स को जिस तरह से जाएंगे तो यहां पर हीट ट्रांसफर आपको लगेगा। तो जैसा आपका नेचर आपके फ्लूइड फ्लो का, वैसे आपकी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी बदलेगा। द लास्ट वन इज एक्जिस्टिंग थर्मल कंडीशन। एक्जिस्टिंग थर्मल कंडीशन, एटमॉस्फेयर को कंसीडर करो। आयरन रॉड का एग्जांपल ले लो जो मैंने दिया था। यही आयरन रॉड को पानी के अंदर नहीं, अब हम लोग ठंडा करेंगे एटमॉस्फेरिक एयर में। आप लोगों ने एयर क्वेंचिंग प्रोसेस फोर्थ सेम मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में पढ़ा होगा। एयर क्वेंचिंग प्रोसेस, एयर क्वेंचिंग प्रोसेस के अंदर यही होता है कि जब मटेरियल को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है, मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, तब उसको एटमॉस्फेयर में रख के ठंडा कर दिया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जब हम लोग ठंडा करें तो उसकी कंडीशन अलग है। समर सीजन में आप लोगों को ज्यादा टेम्परेचर वाली एयर मिलेगी, हॉट है, लेकिन विंटर सीजन में आप लोगों को कम टेम्परेचर वाली एयर मिलेगी। या दूसरी भाषा में बोले टेक्निकली और भी, समर सीजन के अंदर जो एयर हम लोगों को मिल रही है, एट दैट टाइम द मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू दैट एयर इज मोर। इन द अनदर कंडीशन जब विंटर सीजन की बात आती है तब हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। अभी इसको टेक्निकली थोड़ा सोचो तो विंटर कंडीशन के अंदर हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, आपको ड्राई एयर मिल रही है, वो ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा। लेकिन यही चीज जब आप समर कंडीशन के अंदर फॉलो करोगे तो मॉइस्चर प्रेजेंट है, हॉट एयर जरूर है, गर्म होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट है। मतलब जो वो हीट ट्रांसफर करेगा तो मॉइस्चर को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो एक्जिस्टिंग थर्मल कंडीशन यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेसिक फंडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द कन्वेक्शन। दो क्लासिफिकेशन है, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन।
टर्मिनोलॉजी सेज एवरीथिंग, टर्मिनोलॉजी का मीनिंग बनाओ तुमको डेफिनेशन अपने आप मिलेगी। फ्री का दूसरा नाम होता है नेचुरल। अभी नेचुरल का मीनिंग तो सबको पता है, कुदरती, जिसको हम लोग गुजराती में हिंदी में बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस के जिसको करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत नहीं है, जो अपने आप होने वाली है, उसको बोलते हैं नेचुरल। तो दो टाइप है, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्री कन्वेक्शन या फिर नेचुरल कन्वेक्शन। देखो फ्री कन्वेक्शन का मतलब क्या होगा? हीट ट्रांसफर जो होगी, मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस जो होगा, कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। आप लोगों की जो हीट ट्रांसफर होगी वो अपने आप होगी बिकॉज ऑफ दो रीजन। डेफिनेशन के बेस पर मैंने डेफिनेशन में दो टर्मिनोलॉजी यूज की थी, एक डेंसिटी डिफरेंस, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस। वही एग्जांपल, आयरन रॉड एटमॉस्फेरिक एयर। ये आयरन रॉड जब एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर रखा जाता है, आयरन रॉड आपका 700-800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मान लो आपने गर्म किया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद इतने हाई टेम्परेचर वाला मेटल रॉड, आयरन रॉड जब एटमॉस्फेरिक लेवल पर रखा जाता है, एटमॉस्फेयर, लेट्स से दैट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 30 डिग्री सेल्सियस। जब ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले आयरन रॉड 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले एटमॉस्फेरिक कंडीशन में 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला आयरन रॉड रखा जाता है, तो हीट ट्रांसफर रेट आपकी स्लोली होगी, लेकिन अपने आप होगी। इस आयरन रॉड को ठंडा करने के लिए हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। जो एयर मिलने वाली इस आयरन रॉड को ठंडा करने के लिए, इट इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से हो रहा है। ये आयरन रॉड आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर और 10 आवर, लेट्स से दैट, इतने टाइम के बाद में अपने आप उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की कंडीशन पर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो आयरन रॉड की हीट एनर्जी लॉस हुई वो नेचुरली हुई है, वो फ्रीली हुई है। क्यों हो रही है? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द आयरन रॉड इज मच हायर, द डेंसिटी ऑफ द एयर इज मच लोअर। सेकेंड वन, द टेम्परेचर ऑफ द आयरन रॉड इज मच हायर एंड द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज मच लोअर। ये दो डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है is the natural convection. Heat transfer because of density difference between two adjacent layer of fluid. इसको समझो, adjacent layer। ये टर्मिनोलॉजी विस्कोसिटी की डेफिनेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोगों को आ चुकी है। फिर से एडजेसेंट लेयर का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट लेयर का मतलब होता है दो सरफेसेस जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाए, इसको एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है आपका फ्लूइड या आपका लिक्विड किसी भी सरफेस के ऊपर फ्लो करवाना। जैसे कि मान लो ये आप लोगों की एक स्लोपी सरफेस है, इस स्लोपी सरफेस के ऊपर जब हम लोग हमारे लिक्विड को फ्लो करवाएंगे तो लिक्विड का लेयर और आपकी स्लोपी सरफेस का लेयर, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट इसको बोलते हैं एडजेसेंट लेयर। ये एडजेसेंट लेयर के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज योर फ्री कन्वेक्शन। डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, इट इज नोन एज or it is defined as the process of heat transfer that occurs due to the movement of fluid particles। आपको fluid particles मूव हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो movement of fluid particles by density changes। मैंने पहले बोला लिक्विड की डेंसिटी अलग है, सॉलिड की डेंसिटी अलग है। आयरन रॉड के एग्जांपल में एयर की डेंसिटी अलग है, सॉलिड आपके आयरन रॉड की डेंसिटी अलग है। fluid particles because of the by the density changes associated with temperature difference of the fluids। टेम्परेचर डिफरेंस, एयर का टेम्परेचर कम था, आयरन रॉड का टेम्परेचर काफी ज्यादा, वो प्रोसेस होगी हमारी नेचुरल कन्वेक्शन। जस्ट लाइक दैट फोर्स कन्वेक्शन, एक ही चेंज, सिर्फ इतना सा चेंज कि फोर्स कन्वेक्शन के अंदर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फैन, पंप, ब्लोअर एक्सेट्रा, कोई भी चीज का यूज करो। वैसे जैसे कि चाय को ठंडा करना, पंखे के नीचे रख दो, द टेम्परेचर ऑफ द टी विल बी डाउन आफ्टर सम टाइम, और उसको एटमॉस्फेरिक लेवल पर रखो, इट विल टेक सम मोर टाइम विद कंपेयर टू योर ऑपरेटिंग कंडीशन इनटू द फैन। ठीक है, फैन की वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों के चाय के सराउंडिंग में जो हवा थी वो और भी ज्यादा फास्ट मूवमेंट करेगा। जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट करेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा उतना ही जल्दी स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारे लिए फोर्स कन्वेक्शन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है कूलिंग ऑफ आईसी इंजन।
समझाने की जरूरत नहीं है। फिन्स मैंने आप लोगों को बताया था, फिन्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारे इंजन के ऊपर जो एक्सटेंडेड सरफेसिस होती है, उस एक्सटेंडेड सरफेसिस को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि एटमॉस्फेरिक एयर जब उसके अंदर आएगी इट विल क्रिएट ए टर्बुलेंट इफेक्ट, और इंजन के सिलेंडर के ऊपर वो हीट ट्रांसफर करेगा, क्योंकि सिलेंडर का टेम्परेचर होता है 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस। इतने हायर टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट में एयर चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल है कूलिंग ऑफ आईसी इंजन। एयर कंडीशनिंग सिस्टम ले लो, क्या है अभी एयर कंडीशनिंग? वही है वन टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर आपके अंदर आ रही है, सिस्टम के अंदर आ रही है, एयर कंडीशन के अंदर आ रही है, वहां पर वो हीट रिजेक्ट कर रहा है और आउटपुट में आपको ठंडी हवा मिल रही है। रूम का टेम्परेचर शुरुआत में तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जितना होगा नहीं, मतलब इट विल ट्रांसफर द हीट, वो फोर्सफुली है। रूम को ठंडा करने के लिए आपने सिस्टम ऑन किया है, वो फोर्सफुली है, मतलब कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया। एंड लास्ट वन हीट एक्सचेंजर्स, कोई भी हीट एक्सचेंजर ले लो, फ्रिज ले लो, ठीक है, आप लोगों का रेडिएटर ले लो जो टू व्हीलर्स के अंदर यूज होता है। कुछ वैल्यूज है, फ्री कन्वेक्शन है, फोर्स कन्वेक्शन की। ये वैल्यू देने का मतलब इसीलिए, देखो फ्री कन्वेक्शन जब होगा एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द एच, मतलब कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल बी लोअर। लेकिन जब फोर्स कन्वेक्शन होगा एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल बी मच हायर। क्यों? सिर्फ रीजन है कि फ्री कन्वेक्शन के अंदर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज एज इट इज कंडीशन, वो नॉर्मल कंडीशन में फ्लो हो रहा है। लेकिन सामने जब फोर्स कन्वेक्शन की बात आ रही है तब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, and because of the external force the rate of heat transfer is increasing, and because of that the H will be much higher। जैसे कि अगर एयर है नॉर्मल, फ्री कन्वेक्शन के अंदर आप लोगों ने एयर का यूज किया है, तो उस समय आपके H की वैल्यू होगी 3 to 7 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। लेकिन जब फोर्स कन्वेक्शन की बात आती है तो यही वैल्यू एयर या तो फिर सुपरहीटेड स्टीम ले लो, ये हो जाएगा 30 to 300 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये 3 to 7 के कंपेयर में एटलीस्ट 10 to 100 टाइम्स हो जाए। वैल्यू इज मच हायर विद कंपेयर टू योर फ्री कन्वेक्शन इनटू द फोर्स कन्वेक्शन। सेम लाइक लिक्विड की बात करो, लेट्स से द वैल्यू ऑफ H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 30 to 300 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। लेकिन जब इसी लिक्विड को हम लोग फोर्स कन्वेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वाटर, गर्म पानी का यूज करो, एट दैट टाइम द H will become 3000 to 10000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। काफी ज्यादा चेंजेस है, 300 से 10 टाइम्स या फिर 30 टाइम्स। ये वैल्यूज होती है आप लोगों की, ये चेंजेस आते हैं। फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, डिफरेंस आप लोगों को जीडीयू के अंदर 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को आंसर लिखना है। आई होप आप लोगों को इस बेसिक कंसेप्ट के अंदर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।